ये हुआ है, मतलब कि प्रैक्टिकली हुआ है कि साउथ कलकत्ता में एक मर्डर इंसिडेंट भी है। अच्छा। मतलब कि जो बॉयफ्रेंड था वो गर्लफ्रेंड को मर्डर कर दिया, कुछ पैसे, चंद पैसे का चक्कर में वो दे दिया था। लेकिन बाद में फंसा लैंडलॉर्ड, बाद में फंसा ब्रोकर, एकदम। तो ये सब इंसिडेंट ना चलता रहता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। कोई आया था पंजाब से, चंडीगढ़ से, ये 2-3 लड़का, ठीक है, एजेंसी था, उसका भी फॉल्ट था। वो फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट किया गया जस्ट फॉर सेक ऑफ अर्निंग। वो क्या किया, वो एक्सेप्ट कर ली, बस फंस गया। काम नहीं हो तो नहीं हो, चाहे वो 1 लाख का है, 2 लाख का या 3 लाख का हो, काम छोड़ दो। बेसिक इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडवांस भी कर दिया। उसके बाद साल बाद पता चला कि ये बंदा 7-8 महीने का भाड़ा ही नहीं किया। लास्ट में उसको पुलिस बुलाना पड़ा। So वेलकम वंस अगेन व्यूअर्स। सो आज का जो वीडियो है, आज का जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन हम लोग 1-to-1 नहीं, हम लोग के साथ 2 गेस्ट है और मनीष सर तो है जो बहुत सारे पॉडकास्ट में वो प्रेजेंट है। तो मनीष सर को आप लोग सब जानते हैं कि वो 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड का ओनर एंड फाउंडर है। मेरा नाम तो सबको पता है, आई एम सौरभ और मैं इस टीम का एक मेंबर हूँ, 4SL टीम का। लेकिन हमारे साथ जो आज खास जो 2 मेहमान आया है, जो 2 गेस्ट आए हैं, ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और मेरा बहुत ही क्लोज्ड है। मेरे जस्ट पास में, मतलब लेफ्ट साइड में मेरा जो बैठा है मेरा दोस्त, दैट इज़ मिस्टर ओविक देवनाथ, और उसके साथ बैठे हैं मिस्टर अयन बनर्जी। सो दोनों ने एक बहुत ही अपना स्किल दे के, अपना स्किल इनपुट करके, एफर्ट दे के एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रॉपर्टेरियर। इसका अगर मैं ब्रेकअप करूं तो प्रॉपर्टी एंड इंटीरियर को अगर आप ऐड करोगे, उसको अगर आप एक साथ क्लबिंग करोगे तो उसका नाम आता है प्रॉपर्टेरियर। बहुत ही यूनिक नेम है और ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं कोलकाता एंड पैन इंडिया में। तो मैं इन लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, तो आज बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग आए हैं, तो इनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनके जो प्लेटफॉर्म है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जो रिगार्डिंग रियल एस्टेट के ऊपर। जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि आज जो हम लोग जो मॉडल है, एक्चुअली बिजनेस जो मॉडल है रियल एस्टेट का, इस रियल एस्टेट में क्या होता है, 3 ऑब्जेक्ट, एक्चुअली तीन पार्ट इसमें आता है। नंबर 1 होता है कि लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड बोल सकते हो आप, सेलर बोल सकते हो। एक मॉडल ये होता है। एक होता है टेनेंट, जो रेंट लेते हैं, ये भी हो सकता है, या तो बायर, एक ये मॉडल होता है। और बीच में जो होता है ये होता है ब्रोकर, या तो रियल एस्टेट एजेंसी, या तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा है कि रियल एस्टेट सॉल्यूशन और रियल एस्टेट सॉल्यूशन एडवाइज़र। तो मैं सबसे पहले अभिक को मैं बोलूँगा कि अभिक, इनफॉर्मल जो क्वेश्चन है कि ये जो रियल एस्टेट में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस? मैंने तो पहले नौकरी किया, ओके, ठीक है। मेरा नौकरी का 6 से 7 साल रियल एस्टेट में, ओके, ठीक है। उसके बाद 2020 में हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अपना कंपनी फॉर्म करेंगे। ओके, तो वो भी 4 साल हो गया। वो भी 4 साल। लास्ट ईयर दिसंबर 7 तारीख को हम लोग का 4 साल हुआ। ओके, तो ऑल ओवर इफ यू काउंट 10-11 साल तो हो ही गया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट और एकदम कोर रियल एस्टेट में 4 साल। रियल एस्टेट, राइट। ओके। तो ये जो रियल एस्टेट में आप लोग एग्जैक्टली क्या काम करते हो? हम लोग बेसिकली ये रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है। ओके, रियल एस्टेट ब्रोकिंग, ओके, राइट। तो हम लोग क्या है, जो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, सेल, रेंट, ठीक है, हम लोग दोनों ही करते हैं। सेल एंड रेंट दोनों ही करते हैं। ओके। और रेसिडेंशियल में भी है, कमर्शियल में भी है, नया प्रोजेक्ट्स में है, रीसेल प्रॉपर्टीज में है। तो हम लोग अक्रॉस कैलकाटा, मोस्टली फोकस्ड ऑन साउथ कोलकाता। हम लोग का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता है 90% साउथ कोलकाता में, और 10% ईस्ट कैलकाटा। हम लोग का ट्रांजैक्शन जो हाई वैल्यू में होता है, हम लोग डील करते हैं 1.5 CR एंड अबव, और रेंटल में 40-50,000 एंड अबव। तो छोटा ट्रांजैक्शन हम लोग फोकस नहीं करते। तो आप लोगों का एक टारगेट ऑडियंस है, आप लोग उसी टारगेट ऑडियंस को आप फोकस करते हैं। हाँ, HNI क्लाइंट्स, राइट। अयन, आप बोलो कि ये जो रियल एस्टेट आप जो एजेंसी आप लोग चला रहे हो, रियल एस्टेट ब्रोकिंग जो एजेंसी चला रहे हो, इसमें आप क्या चैलेंजेस क्या फेस करते हो काम करने में? चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना, लाइक दिस इज लैकिंग ट्रांसपेरेंसी, लाइक इन टर्म्स ऑफ टू एनी स्टेक होल्डर्स।
बीट ब्रोकर, बीट ओनर, बीट टेनेंट और बीट बायर, तो कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता है। मतलब हर कोई सोचता है कि ये इन्फॉर्मेशन मतलब फ्रॉम ब्रोकर्स एंड इफ वी कंसीडर तो वी हैव टू डील विद अदर ब्रोकर्स ऑल्सो। ब्रोकर भाई लोग का क्या है कि वो लोग पूरा चीज़ ठीक से समझते नहीं है, ठीक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मान लीजिए उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है इररेलिवेंट है वो क्लाइंट के लिए रेलिवेंट होता है, तो वो सही इन्फॉर्मेशन देना हम लोगों का जिम्मेदारी है। दूसरा बात यह है कि ओनर का भी फ्लॉज नहीं होता है, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट अवेयर ऑफ सम थिंग्स, जहाँ पे हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको राइट एक्सपेक्टेशन दिलाए कि सबका एक इमोशनल वैल्यू रहता है। एक प्रॉपर्टी जिसका है जो बेचना चाह रहा है ना, वो उनका मार्केट अवेयरनेस उतना होता नहीं है। थर्डली क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर लीज का बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, बिजनेस पर्सन हो या इंडिविजुअल हो, कमर्शियल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, मैं मतलब क्या होता है कोई भी किराए पे जब लेता है प्रॉपर्टी और या फिर ओनर जब देते हैं, मतलब वैसे तो उनका हाई वैल्यू कोई चीज़ किसी को मतलब सौंप रहा है, तो वो क्या होता है 2-3 चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होता है, अभी तो करना ही चाहिए किसी को भी। एक है आपका बैकग्राउंड चेक, दूसरा है आपका पुलिस वेरिफिकेशन और प्रॉपर सही एग्रीमेंट। तो ये तीनों चीज़ अगर मतलब प्रॉपर ना हो तो मतलब बाद में ओनर को काफ़ी मतलब झमेला में पड़ सकता है कोई भी ओनर। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी मैंडेटरी है। तो रेंट एग्रीमेंट में आपको क्या लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में? कुछ कम्युनिकेशन गैप आप फेस करते हो या कुछ प्रॉब्लम इशू होता है मतलब रेंट एग्रीमेंट रिलेटेड? रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है, मतलब पहला तो जो प्रोसेस मैं एक बार बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए, बीट थ्रू रेफरेंस और थ्रू ओनर हमारे पास आए, तो उसको फिल्टर आउट करके मान लीजिए जो प्रॉपर्टी बजट जो है और जो टेनेंट जो है उनका बजट रेलिवेंट प्रॉपर्टी दिखाने के बाद फिजिकल साइट विजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो मतलब जो नेगोशिएशन पार्ट ओवर होने के बाद हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। हम लोग मतलब अप्रूवल के बाद दोनों साइड जब म्यूचुअली एग्री हो जाता है तब हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं बिटवीन दी ओनर एंड दी टेनेंट, और वहाँ पे वी ऑल्सो बी इन दैट ग्रुप। तो उसमें जो एग्रीमेंट जो म्यूचुअली एग्रीड जो टर्म्स रहता है उसमें वी पुट दैट, तो वो ओनर काफ़ी टाइम उनका खुद का लॉयर से वो मतलब एग्रीमेंट बना लेता है, तो उसमें ड्राफ्ट कॉपी भेज देता है, फिर पोस्ट अप्रूवल फ्रॉम द टेनेंट तो वो फाइनल प्रिंट आउट होकर वो साइनिंग होता है। तो ये पूरा एंटायर जर्नी होता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोगों का ही जिम्मेदारी होता है, क्योंकि ताकि सारे स्टेक होल्डर्स जो भी है मतलब दे आर सेफ, कि बाद में कोई हासिल ना हो उसके वजह से। तो वो हम लोगों को देखना होता है। और नंबर 3 आप लोग बैकग्राउंड चेक करते हो, मतलब बैकग्राउंड जो टेनेंट आया, सपोज कोई मुंबई से कोलकाता में आया है, या तो बिजनेस फॉर बिजनेस और फॉर एनी एमएनसी फॉर जॉब ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो आया है मुंबई से हो या दिल्ली से आया हो कोलकाता में रहने के लिए 3 साल या 2 साल के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा, तो इसका क्या आप लोग जब देते हो, मतलब वो जब एग्रीमेंट होता है तब क्या लैंडलॉर्ड या आप लोग कोई बैकग्राउंड चेक करते हो? बैकग्राउंड चेक मतलब जितना ऑनलाइन पॉसिबल होता है, जैसे बाकी मतलब अभी तो सारी चीज़ मोस्टली मतलब सारा चीज़ तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, बाकी जैसे आपका मतलब नॉर्मल कंपनी सर्च करके फिर उसका रेफरेंस चेक करके हो सकता है, बट टू सम एक्सटेंट 100% वी कैन नॉट कमिट कि ये पर्सन बंदा सही है ये खराब है। तो ये तो एक मतलब वही ग्रे एरिया में ही हम लोग है। जैसे कि एक मैं बोल रहा हूँ, एक बेसिक प्रोफाइलिंग होता है। लाइक कोई अगर दिल्ली से ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है, कौन सा कंपनी में है, ठीक है, कितने साल से है। नहीं, मेरा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सपोज वो आया है, वो बोला कि मैं टीसीएस में काम करता हूँ, टीसीएस मुझे दिल्ली से मुझे यहाँ पर कोलकाता में ट्रांसफर किया, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा कि सचमुच वो टीसीएस में काम करते हैं? वो कैसे वेरीफाई करते हैं? डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स, उसका जो आईडी कार्ड वो एम्प्लॉय कार्ड है, लेकिन वो एम्प्लॉय कार्ड तो वो खुद भी टेम्पर कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बेसिक प्रोफाइलिंग जो है वो मतलब कि ये सब से ही करे। कि उसका पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कौन सा कंपनी में नौकरी करता है, आपका एम्प्लॉय कार्ड हो गया, ठीक है, कितने साल से, ठीक है, वो उसका हो सके तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी मांग लेते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर भी मांग लेते हैं। कि बहुत सारा लोग देना नहीं चाहते, बहुत सारा लोग अगर देना नहीं चाहता तो कुछ कर नहीं सकते, राइट? वी कैन डू योर राइट। तो ये जितना हो सके। अभी उसके बाद भी कोई अगर कुछ करेगा तो वो डिफरेंट है, बट एज अ प्रोफेशनल
हम लोग यही कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जो बेसिक प्रोफाइलिंग है वो हम लोग कर ले विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, फिर आने के बाद प्रॉपर्टी जब होता है, जब साइट विजिट होता है, उसके बाद पुलिस काम अगर होता है तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ये तो मैंडेटरी है अभी कलकत्ता में। अभी जो इंसिडेंट हुआ न्यू टाउन में ये टेररिज्म वाला, थोड़ा सा आप जो इंसिडेंट है थोड़ा सा हम लोग को व्यूअर्स को भी अगर आप शेयर करते हो तो उनको भी थोड़ा नॉलेज में आएगा। ये तो शॉर्ट में, हाँ ये तो 1 साल 1.5 साल पहले का ये बात है। कोई आया था पंजाब से, चंडीगढ़ से, ये 2-3 लड़का, ठीक है। तो अभी इसमें जो एजेंसी था उसका भी फॉल्ट था, उसको सही मतलब कि वो फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट किया गया जस्ट फॉर सेक ऑफ अर्निंग। वो क्या किया, वो एक्सेप्ट कर लिया, अभी बस फंस गया। उसको ये भी मालूम नहीं कि वो कौन है, तो सोच रहा है मेरे को ब्रोकरेज आ जाएगा। ये चीज चैलेंजेस आ जाता है अगर हम लोग के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा ही डॉक्यूमेंट, काम नहीं हो तो नहीं हो, राइट, चाहे वो 1 लाख का है, 2 लाख का या 3 लाख का हो, काम छोड़ दो, लेकिन बेसिक इज प्रोफाइलिंग, बेसिक इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदाउट प्रोफाइलिंग हम लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है? आपको नहीं, ये तो मतलब काफ़ी मैंडेटरी है और रिक्वायर्ड भी है। मतलब अभी जो सिचुएशन में हम लोग है, वी आर लाइंग ऑन अ ग्रे एरिया। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग वो मतलब प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं कि कोलकाता मार्केट में जो लाइक हु ओन लाइक मल्टी क्रोर्स प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी जब रेंट पे देना चाहते हैं, दे ओनली स्पेसिफिकली मेंशन कि आई विल रेंट आउट दिस टू कॉर्पोरेट, बैंक, ट्रांसफरेबल जॉब, ऐसा कुछ पैरामीटर्स। हाँ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द लीस्ट पैरामीटर्स में मतलब एकदम नीचे आता है आपका बिजनेस पर्सन। तो बिजनेस पर्सन जब आते हैं तब वो मतलब डायरेक्टली मना ही कर देते हैं कि हमको देना ही नहीं है। मतलब लैंडलॉर्ड मना कर दे रहा है कि वो देना ही नहीं है, वो झंझट में नहीं पड़ना है, बाद में खिच पिच होगा, वो उसमें जाना ही नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग प्रॉपर बैकग्राउंड चेक के हिसाब से इफ वी कैन प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंटेड और कुछ ऐसा कुछ हम लोग अगर प्रोवाइड कर पाए कि दिस इज अ जेन्युइन पर्सन, आप उसमें रिलाई कर सकते हो, देन वो दोनों का ही भला होगा, क्योंकि टेनेंट को भी घर मिल जाएगा, उनको भी रेंटल यील्ड मिल जाएगा। राइट, तो लगता है कि आपको लगता है कि डेफिनेटली बैकग्राउंड चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर द लैंडलॉर्ड पर्पस, बिकॉज कल अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कुछ इंसिडेंट होता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस लैंडलॉर्ड को ही फेस करना पड़ेगा, ये एजेंसी को फेस करना पड़ेगा। इसी में एक और एग्जांपल, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो एक और एग्जांपल, जैसे कि ये तो टेररिज्म, ये बहुत बड़ा एक्टिविटीज में 4-5 लोगों का जान भी चला गया था, ठीक है, राइट, तो बिग इंसिडेंट मैंने भी सुना है। हाँ, लेकिन अभी क्या होता है, कोई ऐसा होता है कि अनमैरिड कपल, राइट, अनमैरिड कपल, राइट, तो ये कोई उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, मैरिज हुआ है, मतलब कि प्रैक्टिकली हुआ है कि साउथ कलकत्ता में एक मर्डर इंसिडेंट भी है। अच्छा, मतलब कि जो बॉयफ्रेंड था वो गर्लफ्रेंड को मर्डर कर दिया। अच्छा, ऐसे मतलब वो लोग लिव इन में रहते थे, लिव इन में रह रहा था, ओके, और लैंडलॉर्ड दिया था, लिव इन में लैंडलॉर्ड दिया था, कुछ पैसे, चंद पैसे का चक्कर में वो दे दिया था, लेकिन बाद में फंसा लैंडलॉर्ड, बाद में फंसा ब्रोकर, एकदम। तो ये सब इंसिडेंट ना चलता रहता है, तो बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी है, डेफिनेटली मैंडेटरी है। क्योंकि अभी तो जैसे हो गया कि प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सेस ही नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड दैट पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक। एग्जैक्टली, एक्सेस ही नहीं है। तो आपको सेल एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद टेनेंट फॉर्म वो आपको जमा करना ही होगा, अदरवाइज मतलब वो जमा करने में कहाँ जमा करना? सोसाइटी में, मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी में जमा करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलेगा। कोई करेगा भी नहीं तो ब्रोकर्स विल बी लायबल, अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग को लेके, ओके, मतलब कि ये सब हम लोग के ऊपर आ जाएगा एकदम। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग करेंगे, राइट, ये मैंडेटरी करेंगे। सो अभी मैं मनीष सर के पास जाऊंगा। मनीष सर, अभी तो ऑयन जी और अभिक जी ने जो इनपुट दिया, बहुत ही अच्छा इनपुट दिया। मेरा आपको क्या लगता है जी, अभी ये जो इनपुट दिए हैं, आपका क्या है इसमें, आपका इनपुट क्या है? थैंक यू, वेरी नाइस डिस्कशन। बट इसके अंदर जो कन्वर्सेशन हो रहे हैं, मेरा कुछ सवाल आ रहे हैं। डेफिनेटली, प्लीज सर। तो बाद में स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन है मैं कोशिश करूँगा शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी ओनर,
तो प्रॉपर्टी ओनर का मेजर क्या चैलेंजेस होता है? सेकेंड, माने जो भी एजेंसी हो, ब्रोकर हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल हेल्प कर रहा है टेनेंट का, तो वो उसको अंदर क्या चैलेंजेस होता है? थर्ड पॉइंट, जो किराएदार टेनेंट में है, किराएदार पर्सन, तो उसको क्या चैलेंजेस होता है? ठीक है, तो बेसिकली 3 पॉइंट आप 2 जन का मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा क्लैरिटी देने से बहुत अच्छा होता और व्यूअर को पता चलेगा। प्रॉपर्टी ओनर का देखिए बहुत सारा चैलेंजेस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टाइम पे उसको भाड़ा नहीं मिलता है, बहुत सारा ऐसा होता है, ठीक है, कि ये बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत कॉमन फैक्टर, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट्स प्रोफाइल। हो ही सकता है कि आज 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद किसी का नौकरी चला गया, ठीक है, तो उसको नौकरी ढूंढने में भी 2 महीने लगेगा ही, ठीक है, तो वो 2 महीने का जो भाड़ा है, तो ये सब ओनर जो है, लैंडलॉर्ड जो है, उसका चैलेंजेस है। सेकेंड है कि टेनेंट का बिहेवियर जो है, ठीक है, टेनेंट का बिहेवियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वो कैसे, मतलब कि बिहेवियर इन द सेंस जो नॉर्मल, कि वो कैसे उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, वो अप टू डेट है कि नहीं है। वो मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि कोई अगर सिंगल बंदा है, ठीक है, प्रोफेशनल है, बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ अच्छा है, कि आईटी कंपनी में जॉब, टीसीएस में जॉब करता है, लेकिन किसी लड़की को लेके घुस गया, होता है, ठीक है, एकदम। ये लैंडलॉर्ड के जो रेपुटेशन है, गुडविल है, इसके ऊपर असर पड़ता है। तो ये सब बेसिक चैलेंजेस जो ओनर लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के ये चैलेंजेस बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अच्छा, लैंडलॉर्ड का इसके साथ साथ मेरा यहाँ पे और भी एक सवाल आ गया, जो लोग पीजी एक्सेल में पीजी चला रहे हैं, ठीक है, तो सिमिलरली इस टाइप का जो इंसिडेंट आप बताया, ऐसा ही होता है? हाँ, एकदम। इसके लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट या सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि मैरिड कपल्स, ठीक है, बैचलर्स अलाउड ही नहीं, बैचलर्स अलाउड ही नहीं, कोई कर देता है अभी भी, ठीक है, बट मैक्सिमम जो बड़ा प्रोजेक्ट्स या सोसाइटीज है, उसमें मैरिड कपल्स, उसका प्रूफ क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट भी तो टेम्पर्ड हो सकता है। अभी जस्ट बेसिक चीज में ये बोली टेम्पर्ड कुछ भी हो सकता है, एकदम होने का, बट वो जो बेसिक है कि देख के पता चलता है, हाँ, दिस इज द मैरिज सर्टिफिकेट, कि ये लोग शादीशुदा है कम से कम, ना तो मतलब कि कोई भी कुछ भी दे देगा, ठीक है, तो इसलिए ये सब बेसिक, ठीक है। हम लोग कुछ चैलेंजेस नंबर प्रॉपर्टी ओनर का क्लियर कट जो सेंट्रल मैसेज है, रेंट का टाइम टू टाइम, दो चीज है। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मतलब इन जो अभी ओबिक ने जो बोला है उसमें 2-3 पॉइंट रेज हो रहा है जो प्रॉपर्टी ओनर के लिए चैलेंजेस है। नंबर 1, उसको टाइम पे रेंट नहीं मिलता है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ सम प्रोफाइल्स, क्योंकि कुछ प्रोफाइल होता है जो बहुत ही अच्छा अर्निंग करता है, उसके लिए वो रेंट देना, टाइम पे देना कोई नहीं, वो नेग्लिजेंस भी होता है, कभी नेग्लिजेंस भी होता है, राइट, इंटेंट भी खराब होता है, वेरी गुड, वेरी स्पाइट ऑफ अर्निंग सो मच लाइक दे डू, राइट, ट्रू, वेरी ट्रू पॉइंट। एंड नंबर 2 जो बोला है, ये मेरा एक दोस्त थे, उनका एक रूम है, उनके रूम मैंने मेन बात अनऑथराइज्ड कैंडिडेट का एंट्री नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। अभिक ने जो अभी बताया, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त का एक फ्लैट है, वो एक सिंगल बैचलर को रेंट दिया था, तो वो एक सोसाइटी में दिया था, तो उसके हर दिन उसके घर में एक लड़की आते थे, और डिफरेंट, और सिर्फ लड़की आती थी नहीं, मतलब वो लोग का कुछ ऐसे एक्टिविटीज होता था जो सोसाइटी को फिर कंप्लेन करना पड़ा लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड बाहर में रहता था, लैंडलॉर्ड उस बिल्डिंग में नहीं रहता था, तो लैंडलॉर्ड को कॉल करके फिर उनको बुलाया है, सोसाइटी ने बोला कि देखिए ऐसे टेनेंट को आप ऐसे दिए हैं, हम लोग ऐसे टेनेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो सोसाइटी है उसमें जो एनवायरनमेंट है, हम लोगों को भी तो बच्चा वगैरह सारा कुछ है, तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो आप प्लीज इनको जैसे भी हो इसको बंद करो, मतलब इसको अभी ये करो। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ है कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त के साथ, मैंने सुना था, तो इसीलिए मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। तो अभी टेनेंट का प्रॉब्लम क्या है, टेनेंट का चैलेंजेस, एटलीस्ट 2 चैलेंजेस
टेनेंट का देखिए, टेनेंट का वैसा प्रॉब्लम है सच कि उनका एक्सेस में ही प्रॉब्लम है Okay. कि पहला बात, इतना फिल्ट्रेशन के बाद उनको एक प्रॉपर्टी मिलता है, Okay. उसके ऊपर ओनर का एक डोमिनेंस रहता है Okay. हर टाइम। मतलब वो तो ओनर क्या है, लोकल है। Right. और मतलब हम लोग एज अ कंसल्टेंट जब काम कर रहे हैं, वी बिलोंग फ्रॉम द सेम सिटी ओनली, और जो बाहर से आ रहे हैं किराए पे, तो मतलब उनको कुछ नहीं पता सिटी का। Okay. तो 1 महीना 2 महीना का बाद भी अगर ओनर उनको मतलब नल एंड वॉइड कर देता है एग्रीमेंट को, तब टेनेंट फंस जाता है। पहला बात तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर के हाथ पड़ा हुआ है, ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो ये सारा ऑलरेडी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑलरेडी बर्डन उनके पास ऑलरेडी है। बाद में उसको अगर जाना पड़ा तब वो काफी लॉस हो जाता है कोई भी टेनेंट का। आनंद जी, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन मेरा जो है, देखिए 2 पार्ट होता है। एक थोड़ा सा मुझे लीगल नॉलेज है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। 2 तरह का एग्रीमेंट होता है, एक होता है रेंट एग्रीमेंट, एक होता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अभी क्या होता है, अभी रेंट एग्रीमेंट नहीं करते कोई, अभी सभी ने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो आप लोग को क्या लगता है, जैसे मैंने जो देखा अभी, जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में जो देखता हूँ, उसमें 6 मंथ्स का एक लॉकिंग पीरियड रहता है, राइट? ये सही है नहीं सही? मतलब 6 मंथ्स का एक लॉकिंग पीरियड वो लोग रखते हैं, इसीलिए जो आपने प्रॉब्लम बोला है, प्रॉब्लम के वजह से अभी ये ट्रेंड में आया कि एटलीस्ट 6 मंथ्स ना टेनेंट छोड़ के जा सकता है, ना लैंडलॉर्ड बोल सकता है कि आप छोड़ के जाओ। एक्सेप्शन कुछ केसेस में कुछ इंसिडेंट होता है तब तो होगा, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स एक लॉकिंग पीरियड रहता है। नहीं, वो एक्सेप्शन हर जगह पे ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल जो मार्केट स्टैंडर्ड है, तो 6 महीना सिक्योरिटी छोड़िए, आप 2 महीना सिक्योरिटी या फिर वो लॉक इन क्लॉज जो आप बोल रहे हो, तो उसमें नोबडी इज एग्री, क्योंकि 6 महीने का अगर सिक्योरिटी लॉक इन क्लॉज है, तब आपका 11 महीने का आपका सिक्योरिटी देना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो दैट इज मोर एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। तो जहाँ पे आपका 6 महीना हो चाहे 11 महीने का हो, वो लॉक इन क्लॉज रहता है। अगर 3 साल का अगर एग्रीमेंट होता है कमर्शियल, या 9 साल का होता है, तो वहाँ पे लॉक इन क्लॉज डाल सकते हैं। बट फॉर अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉक इन क्लॉज ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, उससे ज्यादा हम लोग डाल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई टेनेंट रहेगा ही नहीं, वो लिटिगेशन में जाएगा ही नहीं। अगर ऐसे होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 महीने के बाद अगर टेनेंट छोड़ दिया, या तो लैंडलॉर्ड ने बोला, मतलब दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, तो दोनों तरफ से लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 2 महीने के बाद अगर छोड़ दिया तो लैंडलॉर्ड को फिर से टेनेंट ढूंढना पड़ रहा है, और टेनेंट को भी अगर 2 महीने के अंदर अगर छोड़ना पड़ रहा है तो फिर से उसको फिर ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। तो ये दोनों जगह से एक्चुअली लॉस हो रहा है, मतलब मेरा जो थॉट है, जो लॉस हो रहा है। और बट ये वैसे एक्सेप्शन है, मतलब मान लीजिए अगर हम लोग मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कोई करवा रहा है, उनका सभी का इंटेंट सही होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई छुपा के वैसा कोई काम करवाता है कि उनको पता है कि ये टेनेंट 2 महीना के लिए रहेगा, बट फिर भी लाइक हम लोग करवा दे रहे हैं, तब वो इंटेंट में खराबी है। बट ऐसा भी सिचुएशन हम लोगों के साथ भी हुआ है कि मतलब एक डॉक्टर लेडी थी, तो मतलब कोई इमरजेंसी हो गया उनके घर पे, किराया से थी, तो इमरजेंसी हो गया, तो दे हैड टू शिफ्ट इन 3 मंथ्स। तो वो मतलब हम लोग का इंटेंट खराब नहीं था, बट सिचुएशन वैसा है कि उनको छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टेंसेस है। हाँ, बट वो लॉक इन क्लॉज डालने से दोनों का ही मुश्किल है, क्योंकि आपका जो ओनर है उनको किराए पे डालने में मुश्किल होगा, क्योंकि जो टेनेंट है 6 महीना के लिए वो लॉक इन हाँ, ऊपर से क्या है, 6 महीना अगर लॉक इन हो जाता है, लैंड ओनर प्रॉपर्टी ओनर का डिफिकल्टी ये है कि वो अगर प्रॉपर मतलब बिहेवियरल इशू है उनमें, या फिर आपका टेनेंट रेंट टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, तब भी वो मतलब उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि 6 मंथ्स का एक लॉकिंग पीरियड रहता है, इसीलिए। तो वो बात ही है। ठीक है, मेरा दो क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो एजेंसी ब्रोकर, तो मेनली ऐसा आप लोग के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 3 पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल है, इंफॉर्मेशन है, ऐसा आप शेयर कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ है कि मान लीजिए फैमिली पर्सन, बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन, कंपनी अच्छा है, बट क्या है उसका क्लीनलीनेस इशू है। तो उसमें क्या है, मतलब एक अच्छा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अच्छा इंटीरियर किया हुआ प्रॉपर्टी एकदम गंदा करके रख दिया। तो वो मैं थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा कटअप कर दे। मेरा क्वेश्चन है, जैसे प्रॉपर्टी ओनर का चैलेंजेस हम लोग बहुत अच्छा से काफ़ी डिस्कस किया, और सेकेंड टेनेंट का बारे में उसका जो चैलेंजेस वो भी हम लोग बात किया। अभी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर हम लोग बीच में जो एज ए एजेंसी बा ब्रोकर जो भी है, जो कनेक्टिविटी कर रहा है,
तो ये भी जो एक रोल एंड ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा या किसी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। ये हम लोग के साथ ही हुआ है और हाई रेंटल में हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो रेंटल था 2.5 लाख का। ओके, 2.5 लाख का? 2.5 लाख मंथली 2.5 लाख साउथ कलकत्ता में रेसिडेंशियल में। तो 2.5 लाख का प्रोफाइल आप समझ ही सकते हो। तो बंदे ने आया कि ये दिस इज माय प्रोफाइल, आई एम फाइनेंस हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो उसका वैलिड कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया अभी। और ये मैं बात कर रहा हूँ हम लोग जब शुरू किए थे, मतलब कि 1.5 साल जब हुआ था। अच्छा, इनिशियल डेज। ओके, ओके। तो हम लोग किया हुआ, जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, ही इज एन एडवोकेट। ओके, ठीक है, ओके। और बड़ा एडवोकेट है। अच्छा, उसी का घर, अच्छा, बंगलो इनफैक्ट। अच्छा, तो सब कुछ हो गया, क्लाइंट एडवांस भी कर दिया, 3 महीने का एडवांस कर दिया, सब ठीक ठाक। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आता था, हम लोग के कान पे आता था कि ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत नॉमिनल। ओके। और लैंडलॉर्ड भी कुछ बताया नहीं। बाद में 1 साल नॉट 1.5 साल, 1 साल बाद पता चला कि ये बंदा 7-8 महीने का भाड़ा ही नहीं दिया। हाँ। लास्ट में उसको पुलिस बुलाना पड़ा उसको वैकेट करने के लिए, टेनेंट को। ओके। मतलब कि जो 2.5 लाख का रेंट, जिसका बैकग्राउंड हम लोग चेक किए, मतलब बैकग्राउंड चेक किए तभी कि ये फाइनेंस कंपनी का सीईओ है, वो बंदा 8 महीने के लिए भाड़ा दिया नहीं। तो तभी तो फिर लैंडलॉर्ड ने वो 8 महीने तक रुका क्यों? मतलब कोई क्वेश्चन या कोई बोल के कि मेरा कुछ ऐसा हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ओके। इस ऐसे करते मतलब कि चकमा दे दिया ओनर को। और वो वकील था। ओके। वकील को ही चकमा दे दिया। एकदम, मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कुछ ना कुछ करते टाइम को निकाला। सभी तो वो जो एकदम एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लास्ट में ही लेता है। वो 7-8 महीने के लिए ठहरा, इसका प्रोफाइल चलो अच्छा है, कुछ रीजन के लिए ऐसे हुआ है, बट दैट वो एकदम ही फ्रॉड निकला। ओके। तो उसमें एकदम लास्ट में पुलिस देकर उसको उठाना पड़ा। उसका चैलेंजेस हम लोग के ऊपर भी आया। बाद में जब हम ओनर के साथ इंटरेक्शन, तो ठीक है, ओनर अच्छा था, ठीक है, ओनर हम लोग को भी जानता है कि दिस गाइज आर प्रोफेशनल, ठीक है, तो वो झमेला नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट केसेस में हो सकता है इसके लिए हम लोग के ऊपर भी असर है कि कौन सा क्लाइंट आप देके गए हो। राइट, सही बात। तो आप 2.5 लाख का रेंट आप ढूंढे हो, 2.5 लाख इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक इन कलकत्ता, ठीक है। तो उसमें आप कौन सा क्लाइंट प्रोफाइलिंग नहीं किए हो। हम लोग तो प्रोफाइलिंग किए हैं, फिर भी ये हुआ, ये एक्सेप्शनल केस हुआ हम लोग के साथ, हम लोग भी समझ नहीं पाए। तो ये सब होता रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, और ये मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे छोटा मोटा बहुत सारे एग्जांपल्स है कि हम लोग के ऊपर आता है, बहुत सारा आता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मैंने ऐसा कुछ जो एजेंसी, जो ब्रोकर, जो कम्युनिटी है, इस टाइप के सर्विस पूरा पैन इंडिया जो हम लोग दे रहे हैं, आप लोग जो दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से है जो आप लोग को रिमाइंड कराता है मंथली, ईयरली? बट टेनेंट वाला जो है, प्रॉपर्टी ओनर जो है, सोसाइटी जैसे आप लोग बात किया, जो सोसाइटी के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और उसको साथ साथ जो हर स्टेट गवर्नमेंट के जो सिटीजन पोर्टल है, ठीक है, उसी जगह से मेंशन है, जो भी अनजान पर्सन आप रखेगा तो उसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो उसको जो अवेयरनेस है गवर्नमेंट तरफ से, कुछ नोटिफिकेशन आप लोग को पास आता है ना? नहीं आता है। अच्छा। हम लोग जो जैसे कि बोला कि हम लोग जो बेसिक्स है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके, ठीक है, वैसे ही करते हैं प्रोफाइलिंग वगैरह, उसी से काम चल रहा है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये हम लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेट करना, क्योंकि वी आर ऑल्सो इक्वल पार्ट ऑफ अ डील। तो वो हम लोगों को ही कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये मिस आउट ना हो, ये हमेशा करवा के ही कुछ हो। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट धीरे करके जाऊंगे। मान लीजिए जो आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व पुलिस वेरिफिकेशन, लैंड ओनर कितना इसके ऊपर इम्पोर्टेंट देता है ना, ओनली फॉर उसको पेमेंट के लिए,
इतना मेरा पेमेंट चाहिए, बराबर बस और कुछ नहीं। नहीं लैंड ओनर आज के डेट में है मतलब यहाँ पे काफी मतलब अलग किस्म का लैंडलॉर्ड्स होते हैं। हाँ। जैसे अगर हम लोगों का ही अगर बात करें तो लो टिकट साइज जो यूनिट्स जो होते हैं, मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 का, तो दे आर लिटिल रिलक्टेंट अबाउट दैट कि उनको पैसा आने से मतलब है। बट ऑन द अदर एंड जैसे हम लोग डील करते हैं ओनली ऑन इन HNI क्लाइंट्स, तो उसमें मैंडेट इज दैट कि उनका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। भले ही मुझे 10,000, 5,000 कम मिले किराए, वो फैक्टर नहीं है। मेरा रेप्यूटेशन, पहला बात कि ओनर का रेप्यूटेशन खराब नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम सही होना चाहिए, कंपनी अच्छा होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। जैसे हम लोग जिस सेगमेंट में काम करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में 40-50,000 अबव रेंटल में, ठीक है, तो हम लोग का एवरेज 1 लाख 1.5 लाख ऐसा भाड़ा टिकट साइज होता है। तो इसमें लैंडलॉर्ड एकदम मतलब कि विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन दे आर नॉट रेडी टू गिव रेंट टू टेनेंट, एकदम ये मैंडेटरी। वो अगर कोई टेनेंट डबल भी रेंट दे देगा तब भी नहीं देगा। इसका रिस्पांसिबिलिटी हम लोग का है कि तुम लोग कराओ। तुम लोग को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो हम लोग का एक्चुअली ड्यूटी है ये पुलिस वेरिफिकेशन कराना, ठीक है। तो ये एकदम मैंडेटरी है। मैंने आप लोग भी इसको ऊपर फोकस दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने आप लोग इसको बारे में जानते हैं और इसको कराता है, तो इस तरफ से कुछ लैंडलॉर्ड का जानकारी है और कुछ लैंडलॉर्ड को जानकारी भी नहीं है जो एक्चुअल पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई इसको क्या रूल्स रेगुलेशन है, उतना करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। तो ये एक्चुअल लैक है, एक अवेयरनेस का लैक है। तो हम लोग को जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो जितना इस लेवल जो सोसाइटी के एक्चुअल जो एजेंसी बा बोका जो भी बोलिए, एक सोसाइटी के हेल्प कर रहा है, एक राइट, और दोनों जगह से कम्युनिकेशन करके सोसाइटी के जो स्टेप बाय स्टेप जो भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग का अवेयरनेस करना चाहिए। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव बात यही है जो क्यों इसको इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की डेट का जो डिस्कशन है, जो आप लोग जिस सब्जेक्ट को ऊपर एक्सपर्टीज है, तो फिर भी मेरे भी और भी कुछ मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का सर्विस में बहुत सारा अर्निंग भी है, ठीक है, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स टैकल करना पड़ता है, एकदम ठीक है, और बहुत सारा इंसिडेंट भी होता है, वो भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका माइंड में क्या करने से और भी बेटर ये जो प्रोफेशन है कभी बंद होना वाला नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो क्या करने से, इतना सारा चैलेंजेस के बाद क्या करने से आपको माइंड में कभी आया किसी इसको सॉल्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब मैं अवेयरनेस की बात करें, किससे करके इसको अवेयरनेस हो सकता है और प्रॉपरली, जैसे आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो आप लोग को साथ भी तो बहुत सारा कम्युनिटी है। और मेरा यहाँ पे सवाल है, सब लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई पता ही नहीं है और बार नहीं करा रहा है, ओनली फॉर स्मॉल मीडियम करके लोकली कुछ वो भी चालू कर दिया जो मैं रेंटल में दे रहे, तो ये प्रोसेस भी नहीं है। और आप लोग बताए जे आप लोग को कुछ यूनिटी व कम्युनिटी व एसोसिएशन ऐसा कुछ है टोटल पैन इंडिया के अंदर व लोकल के अंदर है ना, इंडिविजुअल आप लोग अपना अपना काम कर रहे हैं? नहीं, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी, जैसे हम लोगों का नाड़ कम्युनिटी है, ओके, ब्रोकर का कम्युनिटी का अगर बात करें, और बाकी तो रेरा रजिस्ट्रेशन सभी का है, तो वो ब्रोकर कम्युनिटी का अगर बात करें, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब धीरे धीरे हम लोग भी देख रहे हैं, सिंस आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 10 years, तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे, वो धीरे धीरे अभी ऑर्गेनाइज होना पड़ रहा है, सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ रहा है, नहीं तो हो नहीं पाएगा काम। बहुत अच्छा बात बोला। मैंने आप बोल रहे जो वर्क करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेलिटीज वो है, ठीक है, बराबर, ऑल वर्क के अंदर है। बट जैसे मान लीजिए आज एक आप कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो आरओसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा के इस टाइप का बिजनेस व इस टाइप का सर्विस व इस टाइप का मेरा का करियर बनाने के लिए कुछ गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन व प्राइवेटली कुछ कम्युनिटी अभी फिलहाल
नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, यही बात है ना। तो इसलिए मुझे लगा जो अवेयरनेस इतना मतलब अपना अपना जगह से कंपटीशन हो रहा है, पर मुझे लगा जो कम्युनिटी बहुत जरूरत है, बट एरिया हिसाब से कम्युनिटी होना जरूरत है। तो यहाँ पे एक लैक मुझे लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कोई सोचता है कि मैं अकेला अकेला आंध्र में काम करके ज्यादा काम कर पाएगा, कभी भी नहीं। बट एक कम्युनिटी यदि होगा तो मुझे लगा जो स्केल कर पाएगा, बिजनेस और भी स्मूथ होगा और सपोर्ट भी होगा। तो मैं फिर अभी जाऊंगा कि ये जो बिजनेस मॉडल, इसका जो सोल्यूशन बिजनेस मॉडल जो आपने एक बोला, हम लोग से डिस्कस करने वाले हैं कि एक मॉडल हम लोग शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे, तो मॉडल के बारे में अगर कुछ अगर व्यूअर्स को शेयर करते हैं तो इजी होगा। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोमेन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मिनिमम हम लोग को जो काम है 14 ईयर्स से एज पर रिकॉर्ड, इसके ऊपर जो भी चैलेंजेस डे बाय डे हम लोग भी देखा, हम लोग भी उसको सॉल्यूशन दिया। बेसिकली हम लोग को आज के जो डिस्कशन है, आप लोग को एक्सपर्ट इसको अंदर जो एक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट के बीच में, और इक्वली मैं प्रीवियसली बात कर रहा था जो प्रॉपर्टी ओनर इक्वल टू एजेंसी ब्रोकर, सेम रोल एक्टिविटी है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं प्रीवियस भी हम लोग पहले बात हो रहा था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और सबसे मुझे अच्छा लगा वाइन जी एक बात बोला जी, ये हम लोग को खुद का जिम्मेदारी लेना है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरफ से जो कम्युनिटी को अंदर जो काम हो रहा है, काम जो सर्विस दे रहा है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके यदि समझ जाएगा तो कम्युनिटी को एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा और बिजनेस बहुत इजी से स्केल भी होगा और एक दूसरा के हेल्प होगा और टेनेंट भी हैप्पी होगा, सर्विस प्रोवाइड वाले भी हैप्पी होगा और लैंडलॉर्ड भी और भी ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए तैयार होगा, थोड़ा कम पैसा भी बोला हाँ ठीक है चलो। देखिए हेल्दी गुड रिलेशन होना चाहिए, माय अंडरस्टैंडिंग इतना सालों का जो एक्सपीरियंस इस डोमेन के ऊपर जो हम लोग काम करके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ के अंदर टोटल 4 बर्निंग प्रॉब्लम है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, काफ़ी आप लोग भी प्रॉब्लम बोला, 1-2 करके शेयर किया। तो बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? 4 बर्निंग प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होता, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उस टाइम ही प्रॉब्लम व कंफ्यूज व कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट 4 प्रॉब्लम है। नंबर 1, टाइम टू टाइम जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ एंड टू एग्जिट था, तो वो वोकल वर्बली बात हुआ, उतना बात रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं होता और तुरंत रेंट एग्रीमेंट का सॉल्यूशन नहीं होता। एक कॉमन बहुत सारा लैंडलॉर्ड के साथ बात करने के लिए मौका मिला, सम फंड में हम लोग सुना, तो कॉमन मेनली ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम के बेस करके हम लोग का जो एक्सपर्टीज है, अब इंस्टेंट विदाउट स्टैम्प पेपर व स्टैम्प पेपर के साथ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट अब इंस्टेंट सिंगल क्लिक में बना सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर जो मैं बात किया, सबसे मोस्ट पावरफुल जो इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेटिव भी है। 99% आप जो पॉपुलेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी ओनर बा इधर जो ब्रोकर बोलिए, एजेंसी बोलिए, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टेनेंट के लिए, लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर के लिए, वो लोग भी बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। दोनों जगह से धक्का खाता है, दोनों जगह के कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो इंस्टेंट रेंट एग्रीमेंट जैसे सॉल्यूशन हुआ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सॉल्यूशन, इंस्टेंट जो भी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड इंस्टेंट जैसे टाइम सेव होगा दे सकता है प्रॉपर्टी ओनर के, क्योंकि एज पर लीगल गवर्नमेंट का कंप्लेंस है और ये जरूरी चीज भी है। तो दोनों कॉमन प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो पहले में बोला, क्लैरिटी होना चाहिए
तो क्लैरिटी भारवाल होता है, तो इसलिए ये माने एंड टू माने स्टार्ट टू एंड तक जैसे रेंट एग्रीमेंट बन जा रहा है, कितना पेमेंट देना है, कब देना है, कब उसको टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक है, और उसको घर में सामान क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसको मेंटेनेंस क्या है, तो बहुत सारा चीज होता है और एग्रीमेंट के अंदर उतना सारा मेंशन नहीं होता है। बट जिस टाइम वैकेट टाइम आता है, जो छोड़ने का टाइम होता है, दो जन के मध्य थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बार बार बात याद नहीं होता। एक कॉमन प्रॉब्लम है, शायद मेरा बात के साथ आप लोग भी एग्री होगा, ठीक है। बट बहुत सारा जो टेनेंट बा क्या बोले प्रॉपर्टी ओनर यही कॉमन बात बोलता है। तो इसको ऐसा एक ट्रांजेक्शन मतलब शुरू से एंड तक जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी ट्रांजेक्शन मंथ वाइज, क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। वो भी प्लेटफॉर्म, जो हम लोग को जो प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसको लिए ना टेनेंट के पे करना है, ना ब्रोकर के पे करना है, ना लैंड ओनर के पे करना है। हम लोग थोड़ा सा एफोर्डेबल प्राइस में ओनली फॉर वेरिफिकेशन के लिए और एग्रीमेंट के रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ऑनलाइन थ्रू हो रहे हैं, स्टैम्प पेपर का कॉस्ट, थोड़ा सा कॉस्ट, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है, जिस टाइम घर खाली हो जाता है, रूम वैकेट हो जाता है, तो ओनर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आइदर किसी ऑनलाइन पोर्टल ढूंढता है, आइदर खुद घर के फंड में जो मेरा टूलेट बा आधा साधा जो भी वार्ड है मेंशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को प्लेटफॉर्म के अंदर ये भी है, कोई भी प्रॉपर्टी ओनर किसी भी टाइम, तो हम लोग को ऑथराइज प्रॉपर्टी ओनर होना चाहिए, ठीक है, वो पोस्ट कर सकता है जो मेरा अभी रेंट में है। तो यहाँ पे क्या है हेल्प होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको अंडर में सेम चीज कर सकते हैं। मेरे बात समझ पा रहे हैं? जैसे प्रॉपर्टी ओनर वो पोस्ट कर पाया, मान लीजिए आप लोग जो सर्विस दे रहे, जो एजेंसी चला रहे, आपके पास 100 जो प्रॉपर्टी है, आप वी कैन ऑल्सो सेम। तो बेसिकली एंड टू एंड सोल्यूशन इसको लिए और प्लेटफॉर्म को आपको वेरी गुड थिंग, राइट, थैंक यू। तो इसको लिए कुछ पेमेंट करना नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो कॉमन जो बर्निंग फोर प्रॉब्लम है, हम लोग दो प्रॉब्लम को ऊपर थोड़ा सा कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए हम लोग ले रहे, प्लेटफॉर्म ले रहे, और दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, बट एक जो सॉल्यूशन जो फिल्म में बोला था, जो ONG जो बात बोला, अभी जो बात बोला, जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा जो ओनर है, कोई ओनर आप बताए ना, जो खुद ही बोलता है नंबर 1 जो प्रॉपर्टी ओनर, जो मेरा के टोटल क्लियरेंस सारा चीज चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। और एक ओनर बोलता है, जो आप बोल रहा था, जो मानी मेरे का दे दो और कुछ जरूरत नहीं, ठीक है ना। देखिए, इसको जो इन डेप्थ डिटेल्स में एक पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं, जो क्यों प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी ओनर भी उतना डीप में नहीं सोचा। कुछ प्रॉपर्टी ओनर सोचा, जो चैलेंजेस जिसको प्रॉब्लम आया वो सोचा, बट मोस्ट ऑफ द ए मैटर में कोई नहीं सोचा, ठीक है। बैकग्राउंड चेक, पुलिस वेरिफिकेशन बोल रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों बोल रहे आप अभी नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन के काम में एक जन का ऑथेंटिकेशन करा, हाँ अच्छा ठीक है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ठीक है, बंदा ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, प्रोफेंस है। इतना गवर्नमेंट के पास, स्टेट बैंक इतना सारा केसेस है, इतना सारा काम है, उसको इतना टाइम नहीं मिला, ठीक है, जो उसको एकदम प्रॉपरली थॉरो, उसको घर के जाके आधा से आधा क्या उसको पीछे क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आधा से आधा क्या है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अलग अलग प्रोसीड्योर है, ओनली फॉर कैंडिडेट का एक ऑथेंटिकेशन करता है। क्यों करता है ना, इनकेस यदि कुछ इंसिडेंट होगा तो कैंडिडेट का फोटो आधार लेकर उसको ढूंढ पाएगा, कंप्लेन रेस हो सकता है इजी से, अदरवाइज कंप्लेन रेस नहीं हो पाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन का, इसलिए ये पार्ट सिटीजन पोर्टल को अंदर रखा। अभी क्लियर हुआ? बट ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया मतलब में जो सिविल एंड सिक्योरिटी नहीं है, फिर अगेन बात हम लोग को खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए और गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको मानना भी चाहिए,
फॉलो भी करना चाहिए। इसलिए सिटीजन पोर्टल में टोटल क्लियर मेंशन है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ईच एवरी जो स्टेट का अंदर जो सिटीजन जो भी है, सिटीजन गवर्नमेंट के पोर्टल रीड करना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार यदि समझ में आ जाएगा तो मुझे लगा काफी सारा चीज एक स्टैक लाइन में आ जाएगा जो चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपको घर में मेड है तो आपको उसको क्या क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए उसका। ठीक है, रेफरेंस चेक। हाँ, तो ये क्लैरिटी होना पड़ेगा। यदि मेड होगा तो उसको क्या 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 चेक करना पड़ेगा। जैसे मेरा हेल्थ चेकअप किया, क्या क्या मेरा के मेडिसिन खाना पड़ेगा, कब कब किस टाइप खाना चाहिए, और डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन के ऊपर क्या डिजीज है। तो इसी हिसाब से किसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं। आप ड्राइवर के करा रहे हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड के करा रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट के करा रहे हैं, ना टेनेंट के करा रहे हैं, ना आपको एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ना आप कहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं वहां पे आप उसको बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है एकदम। तो ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन देके आप किसी को उसको स्टेट ऑफ माइंड व पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपको मुझे के पता नहीं चलेगा। जैसे मैं हेल्थ के एग्जाम्पल दिया कि क्या क्या चेक करना चाहिए, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को जो टॉपिक है टेनेंट के लिए हम लोग को प्रॉपर्टी ओनर टेनेंट और इक्वल टू ब्रोकर के लिए एजेंसी के लिए हम लोग को बात हो रहा है। सही है, तो इसी जगह से टेनेंट के क्या क्या चेक करना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर इस जगह से बात करके सॉल्यूशन काफी हो सकता है। ठीक है, देखिए टेनेंट की तो फर्स्ट उसको जो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस, मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? मतलब मैं आज मुंबई में था, आज मैं कोलकाता में आया, मतलब परमानेंट, प्रीवियस एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहिए एज ए टेनेंट का। सेकेंड, डिस्क्रीट चेक। डिस्क्रीट मतलब जो रेफरेंस चेक बोलता है, आसपास के अंदर उसको पैटर्न के मैटर में किसी को पता नहीं चलेगा, जो उसको मैटर में कोई कुछ पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चेक। ठीक है, आइडेंटिटी चेक तो एनी ह्यूमन आइडेंटिटी चेक, आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, वोटर हो सकता है, पैन कार्ड आइडेंटिटी चेक नहीं है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एनी वन एक वैलिड आईडी प्रूफ देखना चाहिए। अच्छा, जहां सही है, फोटो कॉपी के बिलीव करना नहीं। तो क्या हुआ, एड्रेस चेक हुआ, रेफरेंस चेक हुआ, और कौन सा हुआ, डॉक्यूमेंट जो आप बोल रहा था आइडेंटिटी चेक हो गया। उसके बाद टेनेंट माने एक प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी ओनर एक जन के इतना जिम्मेदारी लिया, घर के अंदर आइधर बहुत अच्छा पर्सन के घुसाए दे, आइधर ऐसा एक पर्सन के घुसाया जहां से उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्रिमिनल हिस्ट्री एटलीस्ट 5 to 7 years जी पीछे कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है, कुछ क्राइम किया, ऐसा तो नहीं है 2-3 जगह करके भाग के मेरा घर में आके बैठा है। मैं ये बात नहीं बोल रहा सब लोग खराब है, तो कुछ तो परसेंटेज ऐसा है, इसलिए तो इतना इंसिडेंट हो रहा है। तो ये सब हम लोग माइन्यूट डिटेल्स में बहुत टाइम देखते भी नहीं है। जैसे कि आप एड्रेस बोले, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, कोई अगर ट्रांसफर होके आ रहा है, सपोज ही और शी स्टेइंग इन बैंगलोर, तो बैंगलोर का जो हम लोग जानते हैं कि वो बैंगलोर में रहता है, बैंगलोर में उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है वो जानते नहीं है। वो शायद रेंट पे रहता है, लेकिन उसका वो रेंटल एड्रेस हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि वो टीसीएस में जॉब करता है, ही और शी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, उसका प्रेजेंट एड्रेस या पहले उसका घर कहाँ पे, वो मैंने कहाँ से बिलोंग करता था, तो वो सब हम लोग के पास नहीं रहता। तो मैं टेनेंट के लिए बात करें, मैं थोड़ा रोक दे रहा आपको, सॉरी। तो आप सही बात बोला। तो 4 कंपोनेंट मैंडेटरी हो गया। फिर अगेन मैं रिपीट कर दे रहा, एड्रेस, रेफरेंस, आइडेंटिटी, और क्या बोला, क्रिमिनल हिस्ट्री। और आप पहले ही बात कर रहा था, जो आप बोल रहे थे ऑफर लेटर मांगता है आधार से,
कि कोई यदि एम्प्लॉय हिसाब से देखाएगा जब मैं इस कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा है, उसको मांगना नहीं, वो एड्रेस पर उसको विजिटिंग कार्ड के लेके, ठीक है, किसी को उसको वेरीफाई करना, वो तो सब सही बोलेगा, बस समझ पाए। तो वहाँ पे आपको वैलिडिटी मिल जाएगा जो एक्चुअल इस टीसीएस बा विप्रो बा जो भी आईटी कंपनी जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसको होगा? लैंड ओनर को होगा। और आप लोग जो सर्विस दे रहे हैं, आप लोग को इसको उठाना चाहिए, क्योंकि आपको पास प्रॉपर्टी कोई ना कोई मिलेगा। तो इतना जल्दीबाज करना नहीं कि किसी को जबरदस्ती कुछ बोल के घुसाना। ये जो मेंटेलिटी, मेरा क्वेश्चन था कि ये जैसे कि विजिटिंग कार्ड तो फॉल्स बन सकता है, तो एम्प्लॉय कार्ड जो होता है, ठीक है, वो क्या फॉल्स बन सकता है? देखिए, फॉल्स एम्प्लॉय आज के डेट में फेक बनाना तो कॉमन बात है, आम आदमी बना दे रहे हैं। उस कंपनी का लोगो रहता है, वो सभी फेक। हाँ। आपको यहाँ पे एक चेक बोलता है, ठीक है, जो मान लीजिए मैं बोला जो मैं टीसीएस से जॉब कर रहा हूँ, आप उसको बोलेगा जी ठीक है सर, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप टीसीएस में जॉब करो तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में जॉब करें तो थोड़ा सर आप यूएन नंबर दीजिए। यूएन नंबर मतलब जो हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड नंबर। हाँ, यूएन नंबर, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड नंबर अब लेने के बाद आप ऑनलाइन ही चेक कर लीजिए, वो कहाँ पे कौन सा टाइम है, कितना जॉब किया, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो तो वो भी आप ना जाके उसको परमिशन लेके आप उसको वैलिड कर सकते। यूआईएन नंबर से तो मिल ही जाता है सब कुछ, उसका बैकग्राउंड है, 5-6 कंपनी जो भी कंपनी का डिटेल से पूरा ये भी एक प्रोसेस के थ्रू से हो सकता है, ठीक है। अभी और केस आप बोला जो आपको एक बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा, कौन सा चैलेंजेस? ना इतना लाखों रुपया पेमेंट हो रहा है, एग्री हो गया, बाद में 6-7 मंथ दे नहीं पाया। इसको रीजन क्या यहाँ पे गलती हुआ उसको फाइनेंशियल मतलब जो क्रेडिट चेक, जो सिविल चेक, आज के डेट में जो लोग मेगा सिटी के अंदर 50,000 लाखों जो रेंट दे रहा है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, वो फास्ट चेक करता है क्रेडिट चेक, सिविल चेक, मतलब सिविल चेक करता है। क्यों चेक करता है ना? एक जो कैंडिडेट का माइंडसेट यदि सही होगा, फाइनेंशियल यदि हेल्थ ठीक होगा, तो अब जाके टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएगा। और लैंडलॉर्ड व प्रॉपर्टी ओनर जो प्रॉपर्टी बना के रेंट में देता है, वो भी एक सोच रख के मेरा इतना रेवेन्यू आएगा और ये रेवेन्यू में रेंट दूंगा, लोन दूंगा, आधा साधा कुछ करूंगा, तो उसको अंदर एक माइंड में कमिटमेंट होता है। तो वो फेल करेगा तो प्रॉपर्टी ओनर फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिविल चेक मैंडेटरी, सिविल चेक हाई वैल्यू 10,000 50,000 अलग मैटर है, हाई वैल्यू टिकट हो रहे हैं, मतलब इतना पे कर रहा है, रेंट क्लियर कट कराना है। और इसको लिए उसको पता ही नहीं चलेगा, विदाउट ओटी में आप ओनली फॉर पैन कार्ड जो आईडी दिएगा, वो पैन कार्ड से आपको निकल के चल जाएगा जो आपको क्या है। उसको कुछ शर्म के बात नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। जो आपको पैन कार्ड दिएगा, किसी को पैन कार्ड दीजिए, मैं आपको बता दूंगा जी ऐसा ऐसा है, आपको ओटीपी ना नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं जाएगा। तो विदाउट ओटीपी भी होता है, ओटीपी बेस भी होता है। हम लोग को पास ऐसा 50+ एपीआई बेस गवर्नमेंट का सर्विसेज है, कंपनी का गवर्नमेंट के साथ हम लोग को कोलैबोरेशन है। तो ऐसा करके हम लोग के पास एक्सेस है, हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली टेनेंट का ये बेसिक 3, 4, 5 चेक करने से एनफ, अदर्स चेक करना को जरूरत। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स बोले जाए कि सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेनेंट का सिविल के जो आप जो प्रॉब्लम फंस का, इसको रिजल्ट बहुत सारा में हम लोग चेक भी नहीं करते हैं सिविल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सिविल चेक करने से क्या होगा कि उसका फाइनेंशियल्स क्या स्टेटस है वो पता चल जाएगा। ज्यादा चेक नहीं तो मैं कम चेक बोला, और यदि बीजी भी होता 20-25 चेक होता, यदि एम्प्लॉय होता है तो उसको लिए अलग चेक होता है, अलग चेक होता है। ये सब व्यूअर्स को भी सुनना चाहिए। Exactly. टेनेंट के लिए इतना चेक करने से काफी आराम से है ना, जो कि रियल एस्टेट में नया स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग को कोई समझाया नहीं। तो क्लियर कट ऐसा यदि डॉक्यूमेंट पार्ट टेनेंट के साथ, आपको साथ टेनेंट का, सॉरी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर साथ टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो कभी भी प्रॉब्लम आने का जो प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको रिड्यूस हो जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा पर रिड्यूस तो होगा, रिस्क जो है रिड्यूस हो जाए। तो काफ़ी आप लोग प्रैक्टिकली
दिया, तो हम लोग को एक्सपर्टीज में कोशिश किया एक्चुअल टेनेंट वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्या है, और थोड़ा कभी में ये भी शेयर किया। आप लोग भी प्रैक्टिकली जो डे बाई डे वर्क कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा जो भी आप लोग को कम्युनिटी बार कोई प्रॉपर्टी ओनर हम लोग को वीडियो कभी भी देखेगा, मुझे लगा जो क्लियर कट एक कम्युनिकेशन होगा। तो थैंक यू। तो मैं अभी क्लोजिंग में कर रहा हूँ व्यूअर्स के लिए। सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आज जितना अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोग किया मनीष जी के साथ, फिर अभिक जी के साथ और अयन जी के साथ, बहुत सारा नॉलेज शेयर हुआ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो हम लोग को पता भी नहीं था, जो आज पता चला। और इन लोगों का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया, इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया। और मनीष जी ने जो बिजनेस मॉडल के बारे में जो बताया डिटेल में, इन डिटेल, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। जो रियल एस्टेट एजेंट, मतलब रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या रियल एस्टेट एजेंसी में आना चाहते हैं, या तो जो प्रॉपर्टी ओनर है या तो जो टेनेंट है, उनके लिए भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मुझे लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सचमुच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली ये शेयर भी कर सकते हो। वीडियो को जितना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों को 70+ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे रिगार्डिंग दिस वेरिफिकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। सो थैंक यू अभिक जी, थैंक यू अयन जी, बहुत ही अच्छा लगा। या थैंक यू सो मच। सो हम लोग यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। फिर हम लोग जब नया वीडियो फिर से बनाएंगे कोई नया टॉपिक लेके, तब तक थैंक यू सो मच। थैंक यू।